मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यह ऑफेंस के इन सारे इंग्रेडिएंट हैं जिससे प्रोजिक्यूशन जो है वो प्रूव करता है कि आपने क्राइम किया है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि प्रोजिक्यूशन यह मानकर चलता है कि आपने क्राइम किया है और कोर्ट यह मानकर चलता है कि आपने क्राइम नहीं किया है, वो आपको इनोसेंट मानकर चलता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है यह स्पष्ट करता है कि जब तक व्यक्ति की सजा सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक यह प्रूफ नहीं हो जाता कि उसने क्राइम किया है, तब तक उसे अपराधी तो नहीं घोषित किया जा सकता। तो मतलब है कि कोर्ट यह मानकर चलता है, तो प्रोजिक्यूशन यह मानकर चल रहा है कि आपने सजा किया है, आपको सजा दिलानी है। कोर्ट न्यूट्रल है, ठीक है ना। कोर्ट यह मानकर, न्यूट्रल का मतलब है वो मानकर चल रहा है कि वो आपने सजा नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए आपको वह मौका देता है, डिफेंस लॉयर को वह मौका देता है। और यहीं पर मैंने आप लोगों को बतलाया था कि वह यह मौका मिलता है आपको अपने इनोसेंस को प्रूव करने का। तो आपका पलड़ा यदि भारी है, ठीक है ना, आप यदि प्रूव कर पाए तो आप बरी हो गए। यदि प्रोजिक्यूशन प्रूव कर पाया तो उसका पलड़ा यदि भारी है तो आपको सजा हो गई। लेकिन वह जो इस सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को स्थापित कैसे करता है, यदि आप यह जानेंगे तो आप उसको तोड़ना आसान होगा, ठीक है ना। प्रोजिक्यूशन का पलड़ा भारी कहां पर है यह भी आप जान लीजिए। प्रोजिक्यूशन लॉयर जो है उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको सपोर्ट कर रही है पुलिस। आपको कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है, आपको तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन कर दिया है वो सीक्वेंस को स्थापित करने के लिए दिया है, और आपको क्या करना है, वो सीक्वेंस को तोड़ना है, ठीक है ना। आप अकेले हैं और वहां पर उसके साथ एजेंसी खड़ी है। पुलिस जो है आपको सपोर्ट तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि पुलिस तो प्रोसिक्यूशन का पार्ट है और पुलिस यह मानकर चलती है कि आप अपराधी है। तो आप इस सीक्वेंस को तोड़ने के लिए क्या क्या चीज है, वह क्या क्या चीज को, सीक्वेंस को स्थापित करने के लिए वह क्या यूज करती है, और उसी में आपको काट खोजना है। तो वह क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का पावर उसको मिला हुआ है। सेक्शन 156 ऑफ द सीआरपीसी को हम की बात करें तो वहां पर हम देखेंगे कि वह कॉग्निजिबल ऑफेंस में जो है उसको इन्वेस्टिगेशन का पावर मिला हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है इसकी भी पूरा चर्चा वहां की गई है। और उसको यह भी पावर मिला हुआ है कि वह विटनेस को बुलाए, नया विटनेस खड़ा भी करे, यह भी उसको पावर मिला हुआ है। यदि मान लीजिए कोई विटनेस नहीं होता है तो वह ढूंढता है विटनेस को कि कोई ऐसा विटनेस है क्या, क्योंकि उसको तो इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो वह जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें वह बयान भी लेता है, 161 के तहत वह बयान भी लेता है। सबसे पहले किसका बयान लिया जाता है? जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, उनका बयान लिया जाता है। यह प्रोविजन 2008 में किया गया, ठीक है, 2008 में किया गया है जब अमेंडमेंट लाया गया था। उसके पहले तो पुलिस अपनी मनमानी करते रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वह क्या है, विक्टिम का बयान लेती है पुलिस। तो अब यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस कहाँ तोड़ना है कि विक्टिम या इन्फॉर्मेंट जो है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट जो है जिन्होंने यह पुलिस रिपोर्ट की है वो एफआईआर में भी कुछ और कह रहे हैं, और यहाँ पर कहीं पर डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है ना, कहीं पर डिस्क्रिपेंसी है, तो वहां पर आपको कमजोर कड़ी को खोजकर उस सीक्वेंस को तोड़ने का प्रयास करिए। कैसे बचाएंगे? क्योंकि वकील का काम क्या है, केस लड़कर बचाना ही ना। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है वो सबसे पहले क्या की है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट जो है उसका बयान लेती है, और उसके बाद वह किसका बयान लेती है? जो गवाह है उसका बयान लेती है। वह क्या करती है, वह जाती है उस प्लेस पर, प्लेस ऑफ अकरेंस को जाकर देखती है और उसकी वह चौहद्दी बनाती है, बाउंड्री बनाती है। अब यहाँ क्या क्या काम करती है इसको आप पहले भी देख ले तो उससे बहुत चीज क्लियर हो जाएगा कि वह सबसे पहला है इंफॉर्मेंट या फिर विक्टिम का बयान ली। दूसरा है कि वह प्लेस ऑफ अकरेंस पर गई। तीसरा क्या कि वह अगल बगल के लोगों से पूछताछ की। और चौथा क्या है, जो विटनेस का नाम दिया गया है
वह विटनेस से गवाही ले। यह इंटरोगेशन की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो सिंपल गवाही की बात है कि आपने क्या देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, कहाँ थे, नहीं थे, इन सारी बातों की चर्चा 161 में करती है। ठीक है, और तब उसको वो क्या करती है, वो उसको कंपेयर करती है चीजों को। ठीक है, और कंपेयर कर कर तो वो चार्जशीट को बनाती है। तो यहाँ पर डायरी का प्रोविजन भी सीआरपीसी के सेक्शन 172 में किया गया है, और चार्जशीट 173 में किया गया है कि वो चार्जशीट सबमिट करती है, चार्जशीट या फाइनल सिम्स जो सबमिट करना है उसको। अब यहां से लेकर यहां तक की जो कड़ी है इन्वेस्टिगेशन में, की से लेकर वो कड़ी जो है वह चार्जशीट तक, वहां जो कड़ी है उसको ही आपको तोड़ना पड़ेगा यदि आपको जीतना है। तो वह जो सीक्वेंस है वहां पर उसी को आपको, उसमें आपको कमियां ढूंढनी पड़ेगी। प्रोसिक्यूशन क्या करता है, एक और जान लीजिए, आपको लीगली डायरी आपको नहीं मिल सकता है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है लीगली डिफेंस लॉयर को वह डायरी नहीं मिल सकता है। वो डायरी सबमिट कहाँ किया जाता है, इसीलिए डायरी कॉल फॉर होता है। जब मान लीजिए बेल या फिर कहीं पर आपका क्रिमिनल क्वेश्चनिंग की बात आती है तो डायरी कॉल्ड फॉर होता है। ठीक है ना, डायरी कोर्ट के द्वारा मंगाया जाता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है उसको वह डायरी उपलब्ध होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उसी डायरी के आधार पर आरोप को सिद्ध करने की कोशिश करता है। आपके पास डायरी वह नहीं है, लेकिन मित्रों इनफॉर्मली वह डायरी अवेलेबल हो जाता है, और सबको पता है कि वह डायरी अवेलेबल हो जाता है। तो डायरी जब आप यदि अनऑफिशियली आपको मिल गया, ठीक है ना, तो आप यह देखिए कि कहाँ कहाँ पर वह चीजें का क्या क्या कमियां है। ठीक है, अब यहाँ पर वो किन किन चीजों पर फोकस कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में किन किन चीजों पर फोकस कर रहा है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस पर। एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि पुलिस कभी कभी जो सीजर लिस्ट बनाती है ना, कभी कभी नहीं, सीजर लिस्ट बनाती है यदि कोई अकरेंस हुआ है तो सीजर लिस्ट बनाती है। तब यह जो चाकू, छुरी और बंदूक की जब्ती होती है वह एविडेंस का पार्ट नहीं होता है। मेक इट ए पॉइंट, वह एविडेंस का पार्ट नहीं होता है। वह एविडेंस को कोरोबोरेट करने के लिए, उसको उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में एक बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि वो एविडेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि घटना जब घटी, किसी ने, मान लीजिए किसी ने कहा कि उसने वह गोली चलाया, ठीक है ना, गोली चलाया, तो गोली चलाया तो गोली जो उसको लगी, ठीक है ना, गोली जो उसको लगी तो उसका मेडिकल रिपोर्ट है, वह एविडेंस है। अब उसी दौरान किसी ने यह कहा कि यह बंदूक चलाते मैंने देखा और वह बंदूक को फेंक कर भाग गया। ठीक है, तो यह जो ओरल एविडेंस है, जो देखा, वह इंपॉर्टेंट एविडेंस है। बंदूक मिले न मिले, पिस्टल मिले न मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पिस्टल मिल गया तो उसको कोरोबोरेट करता है कि हाँ वह व्यक्ति जो कह रहा था वो सही कह रहा था। लेकिन आप जब एविडेंस को तोड़ने की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार तो भाई उसका तो पिस्टल मिला ही नहीं है, और इसने तो गोली चलाई नहीं, कौन गोली मार कर गया है तो मुझे नहीं पता है ना। 10 आदमी से झंझट हो रहा था और किसने गोली मारी, किसके पास बंदूक थी, मैं नहीं जानता ना। आप यहाँ पर इसको यह प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पुलिस क्या करती है, एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश करती है। और एविडेंस किस किस बेसिस पर कलेक्ट करने की कोशिश करती है पुलिस, एविडेंस जो है वह किस बेसिस पर कलेक्ट करने की कोशिश करती है, वो कलेक्ट करने की कोशिश करती है स्टेटमेंट के आधार पर। मेरे एक जूनियर फ्रेंड, यहाँ पर वो स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने एक केस के बारे में मेरे से चर्चा की थी, प्रोबेबली बॉम्बे की है, वो चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है ना, बिना पावर ऑफ अटर्नी के, यह गलत पावर ऑफ अटर्नी लीगली नहीं बनाया गया, ठीक है, गलत पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर कोई जमीन की रजिस्ट्री कर दी। अब यहां पर कैसे प्रूव किया जाएगा कि वह गलत पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है ना, गलत पावर ऑफ अटर्नी उस व्यक्ति ने
जिसे पावर ऑफ अटर्नी दिया था उसने साइन ही नहीं किया, और वो जमीन जो थी वह दो व्यक्तियों के नाम से है। जमीन दो व्यक्तियों के नाम से, मान लीजिए एक व्यक्ति ने साइन कर दिया होगा, एक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया होगा, तो 50% जमीन का राइट उसका है। लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो वो भी राइट नहीं है। यदि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है दोनों की तो वह भी राइट नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही वह 50-50 होगा उन लोगों का, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो यहां पर अब गलत पावर ऑफ अटर्नी बनने की बात आ गई, मतलब कि वह गलत सिग्नेचर किया गया, जो सिग्नेचर है वह फेक है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? हम कोर्ट में जाकर यदि ओथ लेते हैं तो ओथ के द्वारा तो ऐसे सिद्ध नहीं हो सकता है, तो हम कोर्ट से डिमांड करेंगे कि इसके सिग्नेचर की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, ठीक है ना। वह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है फॉरेंसिक लैब। कोर्ट यदि आदेश कर देता है कि फॉरेंसिक सिग्नेचर की जांच, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, तब ऐसी स्थिति में फॉरेंसिक लैब चला जाएगा और यह प्रूफ हो जाएगा कि उसका सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक लैब तो गलत जांच भेज नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर जब हम कोर्ट पे खड़े होते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसने जो रजिस्ट्री किया है उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है, ठीक है ना। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के 83-84 में जाते हैं तो वहां पर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की जब बात कही गई है। तो मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड में एक ऐसा ही केस आया, ठीक है। झारखंड में एक नोटिफिकेशन आया है कि डिप्टी कमिश्नर, जो डीएम होते हैं बहुत जगह पर, डिप्टी कमिश्नर को यह पावर दे दिया गया है कि वह जो गलत रजिस्ट्री हुई है, जैसे फ्रॉड हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी को लेकर किसी ने रजिस्ट्री कर दी है, गलत सिग्नेचर कर दिया है, पहले होता था, अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया आधार कार्ड वगैरह के चलते, तो गलत कर दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में डिप्टी कमिश्नर के पास वह केस फाइल हो जाता है, ठीक है ना। डिप्टी कमिश्नर के पास यह केस फाइल हो जाता है सिविल मिसलेनियस पिटीशन के तहत, और वो उसको जो है वह कैंसिल करता है। लेकिन जो क्राइम हुआ है, ठीक है, जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को कैसे हम तोड़ेंगे? हमको केस जीतना है ना। हम मान लीजिए हमारे साथ यदि फ्रॉड हुआ और हम केस करें तो हमको जीतना है। जब हम क्रिमिनल केस करते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्ज का केस करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस करते हैं, 420 का केस करते हैं, फ्रॉड का केस करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमको फॉरेंसिक लैब से जो आएगा एविडेंस उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और उसके आधार पर जब मेरा केस यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके आधार पर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, केस एडमिट हो जाएगा और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यह जो फ्रॉड हुआ है, तब ऐसी स्थिति में हम कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्री में जा सकते हैं और रजिस्ट्री कैंसिल होगी। एक तो उसको सजा भी होगी और दूसरा जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी और वह जिस व्यक्ति के नाम से वह जमीन थी पहले वह पुनर्बहाल होगी। तो हम इस ढंग से केस को जीतते हैं। हम क्या किया, हमने जो उसने एविडेंस दिया था पावर ऑफ अटर्नी का, यह पावर ऑफ अटर्नी है और यह एविडेंस है, तो उसको हमने क्या किया, हमने उसको चैलेंज कर दिया और चैलेंज कर हमने उस सीक्वेंस को तोड़ने का प्रयास किया। कैसे? फॉरेंसिक लैब में भेजकर सिग्नेचर के वेरिफिकेशन के द्वारा। तो हम केस को जीतने के लिए यह करते हैं। यहाँ पर सिविल कम क्रिमिनल का मामला है, जमीन का मामला है तो वह तो सिविल सूट से वापस होगा, लेकिन प्रूफ कहाँ पर होगा, वह क्रिमिनल केस के द्वारा होगा। अब है कि हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले स्टेटमेंट लिया जा रहा है 161 में, पहली चीज है, और स्टेटमेंट के आधार पर एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एविडेंस के आधार को एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसको मारते हुए देखा, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसे मारते हुए देखा, तो वह विटनेस है। अब उससे पूछे, यह ओरल एविडेंस हुआ है, ठीक है, यह ओरल एविडेंस हुआ। अब उससे पूछा गया कि आपने जो वह देखा मारते हुए, उस समय क्या था? वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप इसको तोड़ेंगे। पुलिस ने तो सीधे सीधी कर दिया कि उसने देखा उसे, और वो 4 और गवाह खड़ा कर दिया कि जो देखा उसमें यह लोग उसने देखा, ठीक है ना, जो कि इसको वहां पर था वह इसको देख रहे थे।
अब यह घटना बताई गई है शाम 6 बजे की, मान लीजिए, या और आपको पता है कि जो विटनेस खड़ा किया गया है उसकी कुछ कमजोरी है, जो ओरल विटनेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे विटनेस पर आऊंगा। तो अब यहाँ पर जो कहा गया कि शाम 6 बजे, और आपको पता है कि वह व्यक्ति जो है, ठीक है ना, उससे आपने पूछा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट में हम जाएंगे, जहां पर हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आती है। तो उससे जब गवाही यहाँ पर हुई, पुलिस ने जब गवाही लिया, तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश की ना, मजिस्ट्रेट के पास भी उसने गवाही दिया, तो वहां पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मिलेगा। उसी क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उसको तोड़िएगा। आपको यह पता है, मान लीजिए, कि जो व्यक्ति को खड़ा किया गया, थोड़ा आपको अपने से इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा इसमें, कि जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया है वह व्यक्ति चश्मा लगाता है, और साथ ही साथ वह, उससे जब कोर्ट में पूछा गया कि कितनी दूरी से आपने उसे देखा, तो बोले नजदीक से तो क्राइम देख नहीं सकता, नहीं खड़ा होकर बगल में देख रहा हो क्राइम हो रहा है। तो मैंने उसको मैं वहां से क्रॉस कर रहा था, 50 फीट दूर से मैं उसको देखा। तो वह शाम के 6 बजे जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है, उस समय उसको वह चश्मा लगाता है, उसकी दूर की दृष्टि कमजोर है, आपको ये सारा चीज को निकालना होगा। तब आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एविडेंस को तोड़ने की आपकी कोशिश होगी, ओरल एविडेंस को। और यदि वह जरा भी कहीं पर गड़बड़ करता है, ठीक है ना, यदि वह झूठ बोल रहा है, तो जरा भी गड़बड़ करता है, तो वहां पर आप उस चीज को तुरंत पॉइंट आउट करके जज को नोट करवाइए। ठीक, यह एविडेंस को तोड़ने का तरीका, वो सीक्वेंस को तोड़ने का तरीका है। और यदि यह मान लीजिए खत्म हो गया, यह मान लीजिए खत्म हो गया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सारे सीक्वेंस को आप तोड़ सकते हैं कि ये पहला, यह जो गवाह है वह गलत बोल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि उसने मुझे नहीं देखा है, और वो दूर से भी देखा भी है, तो दूर से देखा वो तो पहचान ही नहीं सकता है किसी को 50 फीट दूर से, तो इसका मतलब मैं था ही नहीं वहां पर। आप इस ढंग से चीज, एक तरह से अपने अभियुक्त को, जो आपका क्लाइंट है, उसको आप बचा सकते हैं। तो ओरल एविडेंस जो होता है, ठीक है ना, ओरल एविडेंस जो होता है वह 2 तरह का एविडेंस होता है, जहां पर आपको तोड़ना। एक तो डायरेक्ट एविडेंस है, जो कह रहा है कि मैंने देखा, ठीक है ना, तो आप वहां पर देखिए कि क्या कमजोरी है जिससे आप एविडेंस को कमजोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस, जिसको हियरसे कहते हैं, कि किसी व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना कि ऐसा हुआ था। ऐसे विटनेस को ना कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और आपके लिए वह मौका है, हियरसे विटनेस है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको तोड़ सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने अभियुक्त को बचा सकते हैं, और कैसे आप केस को जीत सकते हैं, क्योंकि ऑफेंस से रिलेटेड है सारा पार्ट, ठीक है ना, ऑफेंस से रिलेटेड जस्ट इसके बाद का पार्ट है। तो अब दूसरा है जो इनडायरेक्ट एविडेंस है, उसको आपको तोड़ना बहुत ही आसान है, जो ओरल एविडेंस है। अब मान लीजिए हम आते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को आप कैसे तोड़ेंगे? सर्कमस्टांसेस क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है? जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि वह व्यक्ति चाय पीने के लिए वहां पहुंचा हुआ था, ठीक है, और जो व्यक्ति जिसने उससे मारा, ठीक है ना, वह भी वहां पर चाय पीने के लिए पहुंचा हुआ था। अब यहाँ पर दोनों में तू मैं हो गई, और तू मैं होने के बाद कि उससे मारा पीटी हुई और झंझट हुआ, और जो क्राइम होना था वो क्राइम हुआ। अब यहाँ पर सर्कमस्टांसेस को हमको क्या निकाल कर लाना है? क्या सर्कमस्टांसेस था? वहां पर जो पहुंचा गया हम उसको चैलेंज करेंगे, ठीक है ना, और हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर वह था ही नहीं, वो लोग सर्कमस्टांसेस ही नहीं थे, सर्कमस्टांसेस ही ऐसा नहीं था कि वह वहां पर पहुंचे। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करने का कोशिश करेगा कि क्यों वहां पर पहुंचा,
ठीक है ना, और दोनों क्यों किस परिस्थिति में वहां पर पहुंचे, उस सर्कमस्टांसेस को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई केस है, मैं केस का रेफरेंस आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि कहीं पर किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी किसी की, और वह व्यक्ति जो था वह मुस्लिम था, उन लोग की बिजनेस राइवलरी थी, ठीक है ना, बिजनेस राइवलरी थी, और बिजनेस राइवलरी थी, उसमें उन दोनों का झंझट हुआ जिसमें कि उसने उसे मारा और वह व्यक्ति मर गया। अब क्या हुआ कि उसने उसे कलर दे दिया कॉमनल राइट्स का, ठीक है ना, कॉमनल राइट्स का कलर दे दिया, और कलर क्या दिया कि उसके घर के बगल से, ठीक है ना, जुलूस क्रॉस करता था जिसको लेकर ऑब्जेक्शन था, ठीक है, जहां पर झंझट हुआ, और झंझट होने के बाद पूरे अपोजिट कम्युनिटी के लोगों ने उसके साथ मारा पीटी की और किसी की डेथ हो गई। अब यहां पर आप देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि वह प्रोसेशन उधर से क्रॉस करता था और जिसके चलते झंझट हुआ, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या था, आप क्या प्रूव करने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि भाई वह उस समय तो कोई समय ही नहीं था जो प्रोसेशन वहां से जाए, न कोई फेस्टिवल था और न ही कोई समय था, और समय क्या दिया गया, मॉर्निंग का दिया गया कि मॉर्निंग में यह अकरेंस हुआ। तो यहाँ पर वह सर्कमस्टांसेस को तोड़ने की कोशिश आप करिएगा, बोलिए कि भाई यह तो ना तो प्रोसेशन का दिन था, न कोई फेस्टिवल था, ठीक है, और न ही वह समय था जो प्रोसेशन क्रॉस करे, तो इसका मतलब है कि कुछ और कारण से हत्या हुई होगी। तो जो जितने लोगों को का नाम दे दिया गया अपोजिट कम्युनिटी के, जिसमें 148 149 सब धारा लगाकर दे दिया गया है, सारे सेक्शंस लगा दिए गए हैं, तो ये सारे सेक्शंस जो है वह गलत है। यह राइवलरी दो व्यक्ति की राइवलरी का मामला है जिसको कि कॉमनल रंग दे दिया गया और इतने लोगों को फंसा दिया गया, ठीक है। अब हमको किसको बचाना है, हमको जो उसके एसोसिएट एक्यूज है उनको बचाना है। मेन एक्यूज को बचाने के लिए तो फिर हम दूसरा डिफेंस लेंगे, हम मेन एक्यूज को बचाने के लिए दूसरा डिफेंस लेंगे, लेकिन हमको जो को एक्यूज है उनको बचाना है, तो को एक्यूज को हम ऐसे बचाएंगे, ठीक है ना। हम हर एक ही केस में, आप एक चीज आपको बता दें, एक ही केस में यदि आप अलग अलग फाइल कर रहे हैं केस को, ठीक है ना, या फिर आपके पास सिर्फ कोई एक्यूज ही आया है, तो आपको कैसे अपना प्ली लेना है यह मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मेन एक्यूज आएगा तो उसका प्ली हम दूसरे तरीके से लेंगे, ठीक है ना। मेन एक्यूज यदि आता है तो उसका प्ली दूसरे तरीके से लेंगे, उसको हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह घटना उसके द्वारा हुई ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो कॉमनल रंग दिया गया है उसको हम सबसे पहले कॉमनल रंग को हटाने की कोशिश करेंगे, और जब कॉमनल रंग हटेगा तो यह सारे जो नाम है ऑटोमेटिकली जो है वो किनारे हो जाएंगे और उनको बचाया जा सकेगा, ठीक है ना। मैंने क्विज के बारे में पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि कल के सेल्फ डिफेंस का प्ली लेंगे और भी कोई प्ली लेंगे, ल्यूनेटिक का प्ली लेंगे। हम यदि ये कह देते हैं कि आदमी जो है वह मानसिक रूप से पागल है तो ऐसी स्थिति में कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हम ये कह देंगे कि मानसिक जिसने यह घटना की उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, उसके लिए थोड़ा एविडेंस क्रिएट करना पड़ता है आपको, और ये सही में एविडेंस है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल से एविडेंस भी क्रिएट करना पड़ता है। तो इस ढंग से जो चीजों को हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो जो सीक्वेंस बनाया गया है उस सीक्वेंस को तोड़ने की आवश्यकता है, और हम उसको कैसे तोड़ते हैं, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब इसी तरह से मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पावर ऑफ अटर्नी की बात की थी, तो पावर ऑफ अटर्नी यदि गलत है, पावर ऑफ अटर्नी यदि गलत है तो पावर ऑफ अटर्नी को प्रूव करने के लिए हमको फॉरेंसिक लैब से सिग्नेचर को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। हम उस ढंग से तोड़ते हैं क्योंकि वह पावर ऑफ अटर्नी को वैलिड क्यों मान रहा है, पावर ऑफ अटर्नी को वैलिड क्यों मान रहा है, वो इसलिए वैलिड मान रहा है ना क्योंकि उस पर सिग्नेचर है और हम सिग्नेचर को ही चैलेंज कर रहे हैं।
कि सिग्नेचर ही गलत है, मैंने तो किया ही नहीं। और जैसे ही हो जाता आकर आता है उसी समय यह प्रूफ हो जाएगा कि भाई यह पावर ऑफ अटॉर्नी गलत है। मैं अभी आपको एक केस का एग्जांपल देता हूं, जो मैं अभी लगातार मैं केस को लड़ रहा हूँ, तो कंटेस्ट में कर रहा हूँ। जमशेदपुर का एक मामला है, झारखंड के का एक जिला है जहाँ का यह मामला है। वहां पर एक बिल्डर ने किसी व्यक्ति को फ्लैट अलॉट किया, ठीक है, जमीन पर फ्लैट बन रहा था, फ्लैट अलॉट किया, और उसके एवज में उसने करोड़ों रुपया ले लिया। बड़ा फ्लैट था, करोड़ों का फ्लैट था, और वो कैश में लिया, यह कहते हुए कि यह हमको ब्लैक चाहिए और यह हमको व्हाइट चाहिए। बाद में जब बिल्डर के साथ उस व्यक्ति की झंझट हुई, बिल्डर के साथ उस व्यक्ति की झंझट हुई, तो बिल्डर ने यह कहकर मुकर गया है, कहते हुए कि मैंने पैसा लिया था। अब बिल्डर मुकर तो गया, बिल्डर ने अपनी तरफ से थोड़ा स्मार्टनेस तो दिखाया ही था कि उसने जो रिसीविंग दी थी उस पर अपना सिग्नेचर जो है वह नहीं किया था, जो सिग्नेचर वह करता है। और उस शायद उसके दिमाग में पहले से रहा होगा कि यदि मुझे मुकरना पड़े तो उसकी तैयारी उसने कर ली थी। अब यह मामला चला गया 420 का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, सारे चीज का मामला बन गया। और मामला जब बन गया तो यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में वह लगातार इस बात से डिनाई करता रहा कि वह उसका सिग्नेचर है, वो कहता रहा कि मेरा सिग्नेचर यह है ही नहीं, उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उसका सिग्नेचर। तब ऐसी स्थिति में क्या चाह रहा था, ऐसी स्थिति में चाह रहा था कि हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इसको फॉरेंसिक लैब भेजिए। मामला फॉरेंसिक लैब में गया और जहां से अब प्रूफ होकर आ गया कि सिग्नेचर उसी व्यक्ति का था, ठीक है ना, सिग्नेचर उसी व्यक्ति का है। अब इसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। जब चार्जशीट फाइल कर दी तो इसका मतलब है कि केस ट्रू हो गया। अब केस ट्रू हो गया तो क्या है, पैसा तो लौटाना पड़ेगा जो फ्रॉड किया है, जेल भी हो सकता है जाएगा, और फ्लैट भी उसको देना पड़ेगा। उसी ढंग से जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी को फ्रॉड किया, यदि प्रूफ हो जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी गलत है, फ्रॉड किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे जेल तो होगी ही होगी, और जो जमीन वह बेचा है वह भी वापस होगा। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि जिस अब थोड़ा सा केस इसमें झंझट हो जाता है प्रूव करने में, क्योंकि उसने जमीन को बेच दिया है और उसने किसी और को जमीन को बेच दिया, तो आप पार्टी आपको सबको बनाना पड़ेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कि इन लोगों ने मिलकर ऐसा किया। तब ऐसी स्थिति में आप केस को जीत सकते हैं, ठीक है। तभी स्थिति, क्योंकि आप जब सिविल केस में जाएंगे तो डिफेंस को तो इस चीज को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आपका यह एविडेंस काम आएगा कि आपका यह सारा जो केस आपने किया है वो केस आपका वहां पर एविडेंस बन जाएगा। यहाँ पर वह केस है, लेकिन आप जब सिविल सूट में जाएंगे तो एविडेंस बन जाएगा। तो इस ढंग से इसको तोड़ा जाता है। तो अब है दूसरा कि मान लीजिए कि मामला रेप का है, ठीक है ना, मामला रेप का है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा एविडेंस काम आएगा यहाँ पर। और जहां पर रेप का मामला है, हो सकता है कि लोग नहीं देखे हों, ये संभव भी नहीं है। यदि लोग देखेंगे तो बचाने की एक ऐसा एक्ट है जहां पर बचाने के लिए तुरंत कोशिश करेंगे, तो वहां पर हम मेडिकल एविडेंस पर जाते हैं। पुलिस पे क्या करती है, पुलिस जो है सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराती है, ठीक है ना। जैसे ही रेप विक्टिम की बात आती है तो सबसे पहले उसको क्या कराती है, उसका मेडिकल टेस्ट कराती है, ठीक है ना। मेडिकल टेस्ट में पहले क्या होता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसको वो टेस्ट करती है। दूसरा है वो सीमेन का स्पर्म की जांच का कलेक्शन करती है और उसको वो जांच के लिए भेजती है, ठीक है ना, यह स्पर्म जो है वह किसका है। तीसरा है जो है कि वह यह देखती है कि बॉडी पर कहीं पर खरोच लगा हुआ है, कोई कुछ प्रोटेस्ट का निशान है, क्या है नहीं है, इन सारी चीजों को पुलिस देखती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसेंट से सेक्स किया गया और उसको रेप का नाम दे दिया गया, और वहां पर किसी और के साथ किया गया, किसी और को फंसा दिया गया, ऐसा भी केस बहुत सारा आता है। तो वह इन सारी चीजें मेडिकल एविडेंस से क्लियर हो जाती है। तो उसका बयान कुछ और है 164 का, ठीक है ना, कोर्ट में उसका बयान कुछ और है,
लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बतला रहा है, तो हम उसको मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां पर बहुत ही क्लियर एविडेंस है वहां पर थोड़ी मुश्किल होती है, वहां पर फिर केस को देखना पड़ता है कि कैसे आप एविडेंस को तोड़ सकते हैं, कि बिना एविडेंस को तोड़े हुए तो आप उसको बचा ही नहीं सकते। इसी ढंग से मामला फिर आता है साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम में कैसे क्राइम आते हैं? जो कॉमन क्राइम हम क्रिमिनलिटी की दुनिया में जैसे बात करते हैं कि कोई एमएमएस बनाया गया और उसको अपलोड कर दिया गया, ठीक है ना। तो जो अपलोड कर दिया गया वो अपने आप में प्रूफ है, अपने आप में प्रूफ है, लेकिन अब किस आईडी से किया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वह भी परमिसिबल है। आप एविडेंस एक्ट में देखेंगे जब हम 65A 65B वगैरह की बात करते हैं तो वह परमिसिबल है, वह जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं। तो हम यदि अप्रूव कर पाते हैं कि जो अपलोड किया गया है वह उसी का है, ठीक है ना, वो उसी का है और उसी ने उस विक्टिम जो है उसका ही है वो एमएमएस, और जो लोड करने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव कर रहा है, फिर हम क्या करते हैं, हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं हुआ ऐसा नहीं है, तभी हम उस केस को जीत सकते हैं ना, अदरवाइज केस को जीतना तो संभव नहीं हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, या मामला झारखंड का ही है, जहां पर एक चेहरा ढककर एमएमएस बनाया गया, दोनों का ही चेहरा ढका हुआ था और दोनों की मिली भगत से यह बना किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए। उन दोनों का कोई मित्र था जिसके साथ इन लोगों की कुछ अनबन थी, उसको फंसाने के लिए, और यह अपलोड कर दिया गया इंटरनेट पर। अब इंटरनेट पर अपलोड करने के दौरान उन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि एड्रेस से अपलोड किया जाए, ठीक है ना। तो उन लोगों ने सुरक्षित अपना दृष्टिकोण अपनाया कि वहां से ना अपलोड करके एक साइबर कैफे से जाकर उन लोगों ने अपलोड कर दिया, ठीक है। और साइबर कैफे में काफी ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है, आप लोगों को पता है, सब सीसीटीवी सारे चीज लगे रहते हैं। अब यह जब आईपी एड्रेस मिला कि जिससे अपलोड किया गया है, ठीक है, और वो उस पर उसके बाद उस पर केस कर दिया गया कि यह जो व्यक्ति है जिसका मुंह ढका हुआ है और ये जो है वह मेरा चेहरा ढककर उसने एमएमएस बनाया है या सेक्सुअल एक्ट का, और बाद में वह उसको अपलोड कर दिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है ना, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसने कुछ उसका प्रूफ भी दिया कि बॉडी में क्या क्या उसका आइडेंटिफिकेशन का है, वह भी दे दिया। तो यह तो प्रूफ हो गया कि यह वही है, लेकिन अब यह तो नहीं क्लियर हो सकता था ना कि लड़का कौन है नहीं है। लेकिन पुलिस क्या करती है इसमें, साइबर थाना जो क्या करता है, साइबर थाना देखता है कि जो भी अपलोड हुआ है, ठीक है ना, मटेरियल, उस ढंग का मटेरियल अपलोड हुआ है तो कहाँ से अपलोड हुआ है, तो वो साइबर कैफे का एड्रेस मिल गया, हुआ आईपी एड्रेस से तो पता चल जाता है। आप यदि यहाँ पर लॉग इन करते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं तो आईपी एड्रेस से तो पता चल जाएगा वो, तो जो साइबर क्राइम के जानकार है उनको तो पता है वह चीज। आईपी एड्रेस को जब ढूंढा गया तो पता चला कि यह इस लोकेशन का है और यहाँ पर साइबर कैफे का है। वहां पर पुलिस पहुंची और यह बोली कि इस दिन में आपके यहाँ से अपलोड हुआ है यह, ठीक है ना, इस दिन में यहाँ पर आपके यहाँ से अपलोड हुआ है। तो बोला कि मुझे तो इसकी जानकारी है ही नहीं, मेरे यहाँ तो बहुत लोग आते ही जाते हैं। तो बोले कि आप जब साइबर कैफे चला रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तो लेते होंगे ना, आप दिखाइए वो। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो लिया गया तो उसमें देखा गया वह दोनों का वहां पर जमा था आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, वो जो लड़का और लड़की, लड़की के साथ एक लड़के का मिल गया वो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। सीसीटीवी में देखा गया, ठीक है ना, सीसीटीवी में देखा गया तो वह, तो यह देखा गया कि वह लड़की जो है वह नजर आ रही है किसी लड़के के साथ। तो जब उस लड़की से कड़ाई से पूछताछ किया गया, ठीक है ना, जब उससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तब ऐसी स्थिति में उसने
सारा जुर्म अपना कबूल कर लिया और कहा कि किसी को फंसाने के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक है ना, उसने ऐसा किया था। तो यहाँ पर यह इन सारी चीजों को, ठीक है ना, कैसे एविडेंस को तोड़ा जाता है। तो कभी कभी पुलिस जो है, ठीक है ना, पुलिस जो है वो क्राइम को जब इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। ठीक है ना, खुद ब खुद सच्चाई सामने आ जाती है। और जब नहीं आती है सच्चाई सामने तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उस सच्चाई को सामने ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर केस को जीत सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही एक और मामला बॉम्बे का है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उस पर कुछ निर्णय भी आया है। एक केस है, वो एक केस है जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। और वो केस क्या था? वो केस था कि उसने कहा कि वह बच्ची खेलने के लिए जाती थी छत पर, उसी छत पर वो आदमी रहता था और उसके नीचे वे लोग रहते थे। और ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मामला था जहां पर वो दाई की बच्ची थी। तो वहां पर उसने उसे बरगला कर, बहला फुसला कर दोस्तों के साथ खेले थे, उसको अलग ले जाकर चॉकलेट खिलाने के नाम पर उसका रेप किया। और उस व्यक्ति को लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई, 10 साल की सजा हो गई। हाई कोर्ट में जब यह मामला अपील में गया तो हाई कोर्ट में जब चीजों को री एसेस किया जाने लगा तो यहाँ पर देखा गया कि लोअर कोर्ट में जो गवाही हुई है वो बच्ची की, वो गवाही उसकी माँ दे रही थी, उसको ट्यूटर कर रही थी। ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन की जब बात आई, जब डिफेंस लॉयर ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि वह उसके साथ उसकी लड़ाई थी और लड़ाई के चलते उसने उसको फंसाने का प्रयास किया। और जिस समय में, ठीक है ना, जिस समय में वह बात की जा रही है 12 से 2 की, उस समय वो व्यक्ति ड्यूटी पर था अपने, और वो बच्ची जो छत पर गई ही नहीं, बच्ची किसी और के यहाँ पर थी। और उसका भी वो एविडेंस था जिसको कि लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो डिफेंस लॉयर ने इन सारी सीक्वेंस को उसको तोड़ा। जजमेंट आने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जजमेंट आने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जहां पर इस सीक्वेंस को उसने तोड़ा है। तो इस ढंग से वह उस केस को उसने उस व्यक्ति को रिहा कराया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो ऑफेंस की मैं बात कर रहा था, जिसे मैंने कहा था कि उसके इंग्रेडिएंट है मोटिव, प्रिपरेशन, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑफेंस और कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसकी चर्चा मैंने आपसे की थी और पिछले क्लास में मैंने की थी। आज मैंने कहा कि उसको प्रूव करने के लिए वह क्या करता है, वो एविडेंस का सहारा लेता है। और एविडेंस का जब सहारा लेता है तो आप एविडेंस को, कमजोर पॉइंट को लाकर एविडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, उसकी जो कमजोरियां है उसको आप सामने लाते हैं और इस प्रकार आप अपने क्लाइंट को जिताते हैं। ठीक है ना, जो पर्पस हम लोगों का है कि हमारे पास यदि क्लाइंट आया है हम उसको कैसे जिताएं, इसमें आपको भी अपने तरफ से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को करना पड़ता है, क्योंकि उसको बिना किए हुए आप उस केस को जीत नहीं सकते। तो मित्रों, आज यहीं तक